नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये आज की जो वीडियो है वो बहुत ही पावरफुल राजयोग के बारे में है। जी हाँ, इस राजयोग का नाम है धर्मा कर्माधिपति राजयोग। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने राजयोग के बारे में और बहुत सारे राजयोग बनते हैं कुंडली में, लेकिन ये जो राजयोग है वह और राजयोग की तुलना में क्यों डिफरेंस है, क्यों अलग है, क्यों अधिक पावरफुल है, वो आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो राजयोग है धर्मा कर्माधिपति राजयोग, ये और राजयोग की तुलना में क्यों ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यह जो राजयोग है वह धर्म को भी आपके साथ जोड़ता है। और यह जो राजयोग है वो बहुत ही कम बनता है कुंडली में, रेयरली ही देखने को मिलता है। सभी की कुंडली में यह राजयोग नहीं बनता है। बाकी जो राजयोग हैं जैसे सूर्य बुध आदित्य राजयोग है, विपरीत राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग है, ये तो फिर भी आपको कुंडली में मिल जाएंगे, लेकिन यह जो राजयोग है वो बहुत ही रेयरली मिलता है। लेकिन जिसकी भी कुंडली में यह राजयोग बनता है उस जातक को नाम, पैसा, शोहरत वो सब तो मिलता है, लेकिन वह धर्म के क्षेत्र में भी प्रगति करता है, क्योंकि यह जो राजयोग है वह कर्म को साथ में लेके चलता है और धर्म के क्षेत्र को भी साथ में लेकर चलता है। इसीलिए उस जातक की धर्म के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति होती है। तो इसीलिए ये राजयोग और भी दूसरे जो राजयोग है उनकी तुलना में अधिक पावरफुल माना जाता है। तो चलिए आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इस राजयोग के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि धर्म कर्माधिपति राजयोग का अर्थ क्या होता है। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, धर्म और कर्म दो क्षेत्र हैं, दो जो घर हैं कुंडली के वो इंक्लूड होते हैं इस राजयोग में। तो यहाँ पर होता है 10th हाउस जो होता है वो होता है हमारा कर्म प्रधान घर, ये कर्म का क्षेत्र होता है। और जो 9th हाउस होता है वो होता है धर्म का घर। तो दोनों घरों से ही यह राजयोग बनता है। तो यह जो राजयोग बनता है, तो इस राजयोग में जातक की जो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि 10th हाउस है प्रोफेशन का, कर्म का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रगति होती है जातक की। लेकिन 9th हाउस भी इसमें इंक्लूड है, धर्म भी इसमें शामिल किया गया है। तो धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उस जातक की बहुत अच्छी प्रगति होती है। देखिए, यहाँ मैं धर्म की बात वो नहीं कर रही हूँ कि जातक का जो धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उस धर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ। उसका जो खुद का, उसकी आत्मा का जो धर्म है, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसका जो नैतिक धर्म है, उसकी जो ड्यूटी है वो क्या होती है, उसका उस जातक को ज्ञान होता है और धर्म को साथ में लेकर वह प्रगति करता है। तो इस राजयोग में देखिए जातक की दोहरी प्रगति होती है, प्रोफेशन के हाउस से, व्यवसाय से, कामकाज से तो उसकी बहुत अच्छी प्रगति होती है, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलता है। लेकिन वह धर्म के मार्ग पे चलता है, नैतिक मूल्यों को अपने साथ में लेके चलता है, सही काम करता है, सही अपने जो जिम्मेदारी होती है, अपने दायित्व होते हैं वो निभाता है। तो उसकी जो धार्मिक प्रगति होती है, उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है, धर्म के क्षेत्र में भी जो प्रगति होती है वो बहुत अच्छी प्रगति होती है। तो यह दोनों प्रगति उसको साथ में हैं। तो ऐसा कोई राजयोग नहीं है जो धर्म को भी साथ में लेके चलता है, लेकिन इस राजयोग में धर्म को भी साथ में जोड़ा गया है। तो वह व्यक्ति धार्मिक भी होता है। धार्मिक का मतलब यह नहीं है कि वह पूजा पाठ या उपवास करता है या मंदिरों में जाता है, उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है। धर्म जो व्यक्ति का मूल धर्म होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है, उसका उसे बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वह अपने प्रोफेशन में भी इन चीज़ों को साथ में लेके चलता है। तो ये दोनों प्रगति उस जातक की साथ में होती है। तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए समाज के थ्रू से या प्रोफेशन के व्यू से हमें प्रगति करनी है, लेकिन जो मनुष्य का जन्म हुआ है, किस उद्देश्य को लेके हुआ है, उस उद्देश्य को भी अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो ये बहुत ही आपकी सर्वांगीण जो प्रगति होती है वो होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कैसे बनता है यह राजयोग। देखिए, सभी राजयोग में एक कॉमन फैक्टर होता है कि युति से बनता है, दृष्टि से बनता है और परिवर्तन से। दोनों ग्रह का जब एक दूसरे घर में परिवर्तन हो जाता है तब भी यह राजयोग बनता है।
तो सबसे पहले हम समझेंगे कि युति से कैसे बनता है। देखिए 10वें, ये है हमारा 10th हाउस और ये है हमारा 9th हाउस। तो इन दोनों घर के मालिक, यह है मेष राशि और यह है मीन राशि। तो यहाँ है मेष राशि के मालिक मंगल देव, मीन राशि के बृहस्पति देव। तो इन दोनों की युति कहीं भी बन जाए, मान लीजिए केंद्र में, पहले घर में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, कहीं भी बन जाए, यहाँ पर बन जाए मंगल और बृहस्पति देव की। देखिए मंगल नीच का हो रहा है, लेकिन बृहस्पति देव उच्च के साथ में बैठे हैं, तो नीच भंग हो गया, तो अच्छी स्थिति हो गई। तो मंगल देव बृहस्पति देव अगर यहाँ केंद्र में बैठे हैं, युति है दोनों की, तो युति से यहाँ पर यह राजयोग बनेगा। फिर बात करते हैं हम सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में भी अगर मंगल देव और बृहस्पति देव हैं, तो यहाँ पर भी यह राजयोग युति से बनेगा। तो यह राजयोग जो है वो केंद्र में और त्रिकोण में और 11th और सेकंड हाउस में, दोनों, ये धन भाव का है, ये धन भाव का घर है, लाभ भाव का है। तो इन सभी घरों में यह राजयोग बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन सबसे पहले ये कंडीशन होनी चाहिए, देखिए कोई भी राजयोग हो उसके लिए यह पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वह ग्रह योग कारक होने चाहिए। जो मंगल देव हैं और बृहस्पति देव हैं वो योग कारक होने चाहिए, तभी यह राजयोग बनता है। लेकिन इस कुंडली में, इस राजयोग में यह एक कंडीशन है कि अगर 2 हाउस ऐसे हैं जिनमें यह जो 10वां घर और 9th हाउस के जो मालिक है योग कारक नहीं है, फिर भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। देखिए कैसे, देखिए मैंने आपको बताया है कि केंद्र के घर और त्रिकोण के घर और दूसरा घर और 11वां घर, इनमें यह जो राजयोग बनता है, मंगल देव बृहस्पति देव की युति बनती है, तो यह राजयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, 100% पावर के साथ रिजल्ट देता है। लेकिन तीसरे हाउस में यह राजयोग बनता है, रिजल्ट देगा, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि यह संघर्ष का घर है, मेहनत का घर है, लंबा संघर्ष चलेगा आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद में यह राजयोग रिजल्ट देगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 6, 8, 12 की। देखिए 6, 8, 12 जो है वह त्रिक भाव होते हैं। 6, 8 और 12 कुंडली के जो होते हैं त्रिक भाव। तो इसमें सिर्फ जो विपरीत राजयोग हैं वह काम करता है, दूसरे जो राजयोग हैं वह काम नहीं करते। लेकिन इस राजयोग में, धर्मा कर्माधिपति राजयोग में, यह जो नियम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए यह जो घर है, छठा घर, वह है नौकरी का घर है। गवर्नमेंट नौकरी जो होती है, या जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनका यह जो घर होता है। तो अगर यहाँ पर मंगल देव और बृहस्पति देव की युति बनती है, तो चाहे वह योग कारक नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ नौकरी के व्यू से, या फिर अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके व्यू से, यह थोड़ा जो छठा घर है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं इस राजयोग के। और जो 8th हाउस में, उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है। फिर बात करते हैं हम 12th हाउस की। 12th हाउस जो होता है वो हमारा है विदेश का घर। तो इस हाउस में भी थोड़े से विदेश के व्यू से, विदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। विदेश में जाके आपकी प्रगति हो सकती है, विदेश में जाके आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि चौथा जो घर है वो है हमारा नेटिव लैंड का, हमारी मातृभूमि। तो चौथे घर में भी कोई क्रूर ग्रह हो, या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, या कोई पापी ग्रह यहाँ बैठ जाए, नीच का ग्रह बैठ जाए, चौथे घर की जो स्थिति है वो खराब हो, डिग्री अच्छी नहीं हो, नीच हो चौथे ग्रह का मालिक, या खुद अस्त हो, तो चौथा ग्रह खराब, चौथा जो घर है हमारा वो खराब होना जरूरी है, पीड़ित होना जरूरी है। तभी वह जातक अपने नेटिव लैंड को छोड़ के विदेश में जाएगा, विदेश में प्रगति करेगा। तो ये जो राजयोग हैं वह छठे घर और 12वें घर में भी कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बाकी कहीं भी 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बाकी त्रिकोण में है, केंद्र में है, दूसरे 11वें में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है हमारा दृष्टि से। दृष्टि संबंध से भी यह राजयोग बनता है। देखिए मंगल देव बृहस्पति देव 10वें घर का मालिक, 12वें घर का 9वें घर का मालिक, इन दोनों की दृष्टि हो, मान लीजिए मंगल देव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, तो दोनों की एक दूसरे पे 7th हाउस की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। तो 7वीं दृष्टि से भी यह राजयोग काम करेगा। और यहाँ पर जो राजयोग है वो 6, 8, 12 को छोड़कर सभी घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। दृष्टि से भी यह राजयोग बनता है, चाहे यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं और बृहस्पति देव
और बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हैं 7th हाउस में, तो मंगल देव की चौथी दृष्टि पड़ेगी तब भी यह राजयोग बनेगा, तो दृष्टि से भी यह राजयोग बनता है। फिर बात करते हैं परिवर्तन। अगर 10वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक एक दूसरे घर में बैठ जाए, अपना स्थान परिवर्तन कर ले, तो परिवर्तन से भी यह राजयोग बनता है। मान लीजिए कि मंगल देव का घर यह है, मंगल देव यहाँ बैठ गए हैं, बृहस्पति देव यहाँ बैठ गए हैं, तब भी यह राजयोग बनेगा। फिर बात करते हैं हम कि यह जो राजयोग बनता है, तो यह जो राजयोग बनेगा उसके पीछे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तभी यह राजयोग आपको 100% रिजल्ट देगा आपकी कुंडली में। तो ये जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे 8 पॉइंट है, आपको ध्यान रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी कुंडली में यह राजयोग बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले है कि डिग्री। देखिए, किसी भी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह का राजयोग बन रहा है तो सबसे पहले उस ग्रह का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पावरफुल होने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डिग्री कैसी है, उसमें पावर कितनी है। तो सबसे पहले आप डिग्री देखिए, अगर डिग्री उसकी 0, 1, 2 है या 28, 29 या 30 है, इनका मतलब ही होता है 0% पावर। तो अगर मंगल देव या बृहस्पति देव दोनों की स्थिति ऐसी हो कि इनमें से ये डिग्री इनकी हो, या दोनों में से किसी एक ग्रह की भी जो पावर है वो 0% है, या 1%, 2%, 5% है, तो भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ी इनकी जो पावर है, डिग्री है, वो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर सेकंड है कि नीच का होना नहीं होना चाहिए। देखिए, 10वें घर का मालिक है, 9वें घर का मालिक है, जिनसे यह राजयोग बनता है, तो ये दोनों में से कोई भी ग्रह या दोनों ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी ग्रह नीच का एक भी हो जाता है तो यह राजयोग इतना अच्छा नहीं बन पाता है। वो आप देख सकते हैं कि उसमें से नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीच भंग पे मैंने वीडियो बना दी है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। अगर वो नीच भंग हो जाता है तो वह राजयोग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर बात आती है अस्त की। देखिए, सूर्य देव से अस्त कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव अगर अस्त कर देता है किसी भी ग्रह, तो उस ग्रह को तो उसकी पूरी पावर समाप्त हो जाती है। इसीलिए कोई भी ग्रह सूर्य देव से अस्त नहीं होना चाहिए, न तो 9th हाउस का मालिक और ना ही 10th हाउस का मालिक। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य देव की डिग्री है 15 डिग्री, और यहाँ पर हमारे बृहस्पति देव बैठे हैं, उनकी 10 डिग्री है, तो 5 डिग्री के डिफरेंस में बृहस्पति देव अस्त हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर यह राजयोग इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, चाहे दोनों ग्रहों का परिवर्तन से यह राजयोग बन रहा है, लेकिन बृहस्पति देव की पावर समाप्त हो गई है, तो यह इतना अच्छा काम नहीं करेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने से उस ग्रह की पावर बढ़ जाएगी, तो यह राजयोग बन सकता है। फिर बात करते हैं हम डिग्री डिफरेंस की। देखिए दोस्तों, डिग्री डिफरेंस अधिक नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री डिफरेंस ज़्यादा हो तब भी यह राजयोग नहीं बनता है। मान लीजिए बृहस्पति देव हैं यहाँ पर 28 डिग्री, और मंगल देव, क्योंकि हमारे मंगल देव 10th हाउस के मालिक है, 9th हाउस के मालिक बृहस्पति देव हैं, तो यह है हमारे 5 डिग्री। तो आप देखिए 28 और 5 में कितना ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर इतना अधिक डिग्री का डिफरेंस होगा तब भी यह राजयोग तो बनेगा। ऐसी बात नहीं है कि राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन इतनी अच्छी पावर से यह काम नहीं करेगा। इसलिए डिग्री जो डिफरेंस है वो भी अधिक नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कि कहाँ बैठे हैं। देखिए, ये जो ग्रह है 9th हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक, ये दोनों कहाँ बैठे हैं, ये भी बहुत अधिक मैटर करता है। अगर इनको केंद्र का घर मिला है, त्रिकोण मिला है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर इनको तीसरे घर में यह दोनों ग्रह बैठे हैं, युति से या परिवर्तन से जैसे भी यह राजयोग बन रहा है, तो भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि संघर्ष का घर है। बहुत इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में जाके कहीं रिजल्ट मिलते हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितने कि त्रिकोण में और केंद्र में मिलते हैं। फिर है कि 6, 8, 12 में अगर बैठे हैं तो भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। छठे और 12वें में भी देंगे, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो रिजल्ट मिल सकते हैं। 8वें में तो कोई बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। और फिर बात करते हैं हम दूसरे 11वें में, यहाँ फिर भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं इस हाउस में। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो 10वें घर का मालिक और 9th हाउस का जो मालिक है वो बैठा कहाँ है, वो जिस घर में बैठे हैं उस घर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलते हैं। फिर बात करते हैं मित्र राशि में। देखिए, मित्र राशि और शत्रु राशि ये भी बहुत
ज़्यादा मैटर करता है कि जो 9th हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक शत्रु राशि के साथ तो नहीं बैठा है, मित्र राशि के साथ में बैठा है। क्योंकि मित्र राशि के साथ में अगर वो बैठता है तो उसका जो जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक उसका मित्र है, तो वो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है उस राज्यों को और अच्छे रिजल्ट देने में। लेकिन अगर वो शत्रु घर में बैठा है तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मित्र राशि के साथ में अगर बैठा है तो वह वहाँ पर बहुत ही अच्छा कंफर्ट रहता है और रिजल्ट भी उसके ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। फिर ये जो जहाँ बैठा है मित्र राशि में बैठा है, वहाँ पर अगर यह उच्च का हो जाता है, 9th हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक दोनों में से कोई भी ग्रह अगर उच्च के हो जाते, देखिए यहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के हो रहे हैं 4 नंबर के साथ में, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो देखिए उच्च का अगर कोई ग्रह हो जाता है और वो भी अगर केंद्र और त्रिकोण में हो जाता है तो उसकी जो पावर है वो 3 गुना हो जाती है। तो 3 गुने पावर से उस राजयोग के आपको रिजल्ट मिलेंगे। या फिर स्व राशि के साथ में बैठे, मित्र राशि के साथ में बैठे तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर स्व राशि में अपनी खुद की राशि के साथ बैठे हैं, देखिए मान लीजिए बृहस्पति देव भी यहाँ बैठ गए हैं, तो बृहस्पति देव खुद की राशि के साथ बैठे हैं, मंगल देव भी साथ में बैठे, राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति भी है। तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। स्व राशि खुद की राशि के साथ में अगर कोई भी ग्रह बैठता है किसी भी घर में, अगर छठे 12वें में भी बैठेगा अपनी राशि के साथ में कोई भी ग्रह, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चाहे 6, 8, 12 में बैठेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट थोड़े बहुत देंगे क्योंकि त्रिक भाव है, लेकिन इतने ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि खुद के घर में बैठे हैं। खुद के घर को कोई भी ग्रह इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर बात करते हैं अन्य ग्रह की युति से। देखिए जिस घर में यह राजयोग बन रहा है उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, कोई पापी ग्रह नहीं बैठे हैं या कोई नीच के ग्रह बैठे हैं या कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो भी बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं उसके। इतना पावरफुल वह राजयोग नहीं होगा, उस राजयोग की जो पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। देखिए चाहे मंगल बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर देखिए बुध देव यहाँ बैठ गए हैं, तो बुध देव यहाँ बैठ गए हैं तो नीच के, लेकिन यहाँ बुध देव यहाँ बैठे, बृहस्पति देव यहाँ बैठे तो बुध देव का यहाँ नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर फिर भी अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन 10th हाउस और 9th हाउस में भी अगर कोई पापी ग्रह बैठ गए, यहाँ पर देखिए 1 नंबर के साथ में शनि देव नीच के हो जाते हैं, तो शनि देव मान लीजिए यहाँ बैठ गए तो 10th हाउस को इस शनि देव ने खराब कर दिया है क्योंकि शनि देव नीच के हैं। तो जब शनि देव की दशा अंतरदशा चलेगी या गोचर में भी शनि देव एक्टिव होंगे तब वह इस 10th हाउस को जरूर डैमेज करेंगे, आपके प्रोफेशन को जरूर डिस्टर्ब करेंगे। तो यह जो नीच के ग्रह भी कोई बैठ जाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी इस राजयोग के परिणाम में। और फिर नीच के ग्रह और पापी ग्रह, देखिए पापी ग्रह क्रूर ग्रह कौन से होते हैं, शनि देव है, राहु देव है, केतु देव है। राहु देव भी कहीं बैठ गए हैं तो भी उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और या उनकी दृष्टि होती है 9th हाउस में या 10th हाउस में पापी ग्रह की, नीच ग्रह की, तो भी राजयोग जो बनता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। इतना सहज तरीके से वह राजयोग नहीं बन पाता है। उसके जब रिजल्ट मिलेंगे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम उसमें आगे चलती रहेगी। फिर बात करते हैं हम कि कब काम करता है यह राजयोग। देखिए यह राजयोग कब काम करेगा, जब दशा या अंतरदशा या तो 10th हाउस के मालिक की चले दशा और अंतरदशा 9th हाउस के मालिक की चले, या दशा 9th हाउस की हो या अंतरदशा 10th हाउस की हो, तब इस राजयोग के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे प्रत्युंतर दशा है या प्राण दशा है, जो छोटी छोटी सूक्ष्म दशा है वो भी चलती है, जो बहुत ही कम पीरियड्स के लिए चलती है, बहुत ही कम समय अवधि के लिए चलती है, जैसे कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, इतने से टाइम पीरियड के लिए चलती है वो। तो उसमें भी आपको थोड़े थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे इस राजयोग के, क्योंकि उसमें अगर आपका 9th हाउस या 10th हाउस एक्टिव हो गया है, उसकी जो दशा वो प्राण दशा सूक्ष्म दशा वो चल रही है, तो उसमें भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे लंबे समय के लिए जो आपको रिजल्ट मिलते हैं और जो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको लॉन्ग टाइम के लिए, वो मिलेंगे आपको दशा और अंतरदशा में, क्योंकि दशा बहुत ही लंबे समय के लिए चलती है। अंतरदशा भी उससे थोड़ी छोटी होती है लेकिन फिर भी 2-4 साल के लिए चलती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए।
तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये सारे जो नियम हैं वो अप्लाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारे नियम अप्लाई होते हैं आपकी कुंडली में, यह राजयोग बन रहा है, तो आपको इस जो दशा अंतर्दशा चलेगी 9th या 10th हाउस की, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, ये तो बात हो गई हमारा सारा ये जो राजयोग है उसके बारे में, और ये कैसे काम करता है वगैरह वगैरह सभी के बारे में। लेकिन उसके बाद में है कि अगर आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है 10वें घर और 9th हाउस से, धर्मा कर्माधिपति राजयोग, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या तो सूर्यदेव से अस्त है, नीच है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव कैसे कर सकते हैं? या तो आप उन ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, रत्न अगर धारण करते हैं, तो अगर आप रत्न धारण करके उन राज्यों को एक्टिव करना चाहते हैं, तो किसी भी अच्छे ज्योतिष से पहले कंसल्ट करें, फिर ही आप रत्न धारण करें। क्योंकि रत्न धारण करने से पहले कुंडली को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गलत ग्रह का अगर आप रत्न धारण करते हैं, तो आपका पैसा तो वेस्ट जाएगा ही, आपको उसके नेगेटिव परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। तो रत्न धारण करें ज्योतिष, किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के। फिर अगर आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं उस ग्रह का, तो आप बीज मंत्र कर सकते हैं। बीज मंत्र देखिए, आप नीच ग्रह के भी कर सकते हैं, मारक ग्रह के भी कर सकते हैं, अस्त ग्रह के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बीज मंत्र आप कर सकते हैं, उसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और जो रत्न होते हैं उसके बराबर के ही बीज मंत्र के भी रिजल्ट में मिलते हैं। लेकिन आपको बस वही है कि बीज मंत्र अगर आप करते हैं, तो बीज मंत्र के जो नियम है, कायदे हैं, उनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कंटिन्यू बीज मंत्र करने पड़ेंगे। और सबसे पहली बात कि आपको पूर्ण श्रद्धा से बीज मंत्र करने होंगे। फिर बात करते हैं हम रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष भी आप मारक ग्रह या नीच ग्रह या अस्त या कोई भी ग्रह जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। रुद्राक्ष कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। तो रुद्राक्ष से भी आप अपने ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं और इस राज्यों को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये जो 3 उपाय हैं, उससे आप अपने राज्यों को एक्टिव कर सकते हैं, अपनी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसको सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है वह आपको कितनी अच्छी लगी है, आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। अपना ये जो ज्ञान है वह औरों तक ज़रूर पहुंचाएं, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है राज्यों के बारे में या कुंडली से संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।